Welcome dear students to the second lecture from this channel. The topics that we will be covering up today are problem of choice and scarcity, opportunity cost with the help of example. Let's move on to the first topic of the video, that is problem of scarcity. सो स्कार्सिटी को पढ़ने से पहले, उसकी प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हम पता कर लेते हैं कि स्कार्सिटी क्या होता है. सो बेसिकली स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी. ओके, किसी भी चीज़ की कमी होने को हम स्कार्सिटी कहते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे पास किस चीज़ की कमी रहती है? रिसोर्सेज की. बिकॉज द वॉन्ट्स दैट वी आर हैविंग दैट आर अनलिमिटेड, but the resources that we are having, those are limited. और इन्हीं सब की वजह से कहीं ये प्रॉब्लम आती है स्कार्सिटी की. आखिर स्कार्सिटी किस चीज़ की है? रिसोर्सेज की. सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द डेफिनेशन. सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस दैन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर? कि जब आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यही यहाँ पे आपको हमने अर्थमेटिकल फॉर्म में भी थोड़ा सा दिखा दिया है विद द हेल्प ऑफ द ग्रेटर एंड द स्मॉलर साइन, कि सप्लाई यहाँ पे लेस दैन है डिमांड से. सो व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग? जो एक व्यक्ति की वांट है, उसकी इच्छा है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिसोर्सेज से, एज़ कम्पेयर टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज़ द सप्लाई. और इसीलिए क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी होती है. एम आई क्लियर? ऐसी सिचुएशन जब सप्लाई रिसोर्सेज की कम हो और डिमांड ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा हो, उस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. Now because we are having a problem of scarcity, we definitely have to choose. We definitely have to make a choice. And so it is written here, scarcity leads to make choice. Okay, and so let's jump to the second problem, that is problem of choice. So basically समझ गए आप लोग कि किसी चीज़ की कमी होने की वजह से हमें उसमें चॉइस को लाना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ता है. अभी मैं इसको आपको समझाऊंगी, पहले प्रॉब्लम ऑफ चॉइस समझ लेते हैं, फिर एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आपको ये दोनों टॉपिक समझा दूंगी. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी ने क्या बोला? कि स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस, और चॉइस ने क्या बोला? कि मैं रिजल्ट हूँ स्कार्सिटी का. बिकॉज कमी हुई है इसीलिए तो चॉइस करनी पड़ी है. So what is being written here? Choice is the result of scarcity. Okay, now let's see the definition. Process of selection of resources from available limited resources. क्या बात की गई है? कि हमें सेलेक्ट करना है. किससे सेलेक्ट करना है? किसके बीच में सिलेक्शन करना है? जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास. ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं. ठीक, अब चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, जो मैं आप बात कर रही थी आप लोगों को समझाने की. देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप एक सोच लो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए. ठीक है, आपने सोचा था कि मैं तो भाई जाऊंगा और क्या क्या खा के आऊँगा, फ्रॉम द स्टार्टर्स टू द डेजर्ट, सब कुछ खा के आऊँगा बहुत अच्छे से. But when you look at your pocket, you just had 200, 250 and 300. 300 तक थे आपके पास. तो अब 300 में रेस्टोरेंट में सब तो मिलेगा नहीं, और उन सब के बीच में वो करनी पड़ेगी चॉइस. आप कहोगे अच्छा ठीक है स्टार्टर्स हटा देते हैं, स्टार्टर्स नहीं खाते हैं. चलो स्टार्टर्स तो हट ही गया. अब आते हैं मेन कोर्स पे. मेन कोर्स में भी बहुत कुछ होता है, इतना कुछ खाने का मन है, पर आप कहोगे अच्छा ठीक है ये सब हटाओ, कि सब हटा के एक काम करते हैं सिर्फ मंचूरियन नूडल्स ही खा लेते हैं एंड इट्स डन. अब व्हेन यू केम टू द डेजर्ट पार्ट, तो अभी तो पहले सोच लो शुड आई टेक अ डेजर्ट और शुड आई स्किप इट, शुड आई टेक अ डेजर्ट और शुड आई स्किप इट. सो अब क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, मैं बस एक बेसिक से आइसक्रीम ले लेता हूँ एंड ख़त्म करता हूँ. तो क्यों हुआ ये? Why the situation happened? The situation happened because of the limited money you had, and the money is only the resource here in your situation.
आपकी सिचुएशन में मनी ही तो एक लिमिटेड रिसोर्स है। एक प्रोड्यूसर की सिचुएशन में रॉ मटेरियल्स की ही लिमिटेशन तो उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स होती हैं। सो तभी हमें सिलेक्शन करने की स्थिति उत्पन्न होती है। एक और एग्जाम्पल जल्दी से करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल में ये है कि बाय द वे मिल्क की बात कर लेते हैं। अब आपके घर में डेली बहुत ढेर सारा मिल्क आता है, बहुत अच्छे अमाउंट में मिल्क आता है। अब क्योंकि अच्छे अमाउंट में आता है इसलिए बहुत ढेर सारे यूजेस होते हैं, ठीक, क्योंकि वांट्स तो बहुत ढेर सारी हैं, वांट्स की कमी तो है नहीं। अब मिल्क है, आपके घर में एक छोटा सा बेबी है, ओके। सो द फर्स्ट बेसिक नीड एंड द वर्क ऑफ द मिल्क इज़ टू फीड अ बेबी, ओके। तो पहली प्रायोरिटी सेट हमने क्या किया, बच्चे को मिल्क दे दिया, वी हैव फीडेड द बेबी विद द मिल्क, ओके। सेकेंड, वी हैड मेड अ टी और अ कॉफ़ी। थर्ड, we had made a curd. Fourth, we had made a cream from the milk. Fifth, we had made a sweet. फिर हमने मैंगो शेक बना ली, सब कुछ कर लिया। अब जाके एट लास्ट दूध फिनिश हो गया। बट एक दिन या 2 दिन ऐसा आता है जिस दिन आपके पास मिल्क बहुत ही कम है। अब मिल्क कम है तो इतने 6-7 जो आपकी वांट्स थी, इन सब के बीच में अब आपको एक चीज़ या 2 चीज़ को इम्पॉर्टेंट ढूंढनी है, क्योंकि मिल्क तो 1 या 2 के ही बराबर बचा हुआ है। तो फर्स्ट बेसिक थिंग क्या है कि आप बच्चे को फीड कर रहे हो, ओके, यू आर फीडिंग अ बेबी। एंड सेकेंड बेसिक थिंग इज़ टू हैव अ टी, बिकॉज टी इज समथिंग दैट एवरीबडी इज जस्ट फॉन्ड ऑफ, ओके, टी और अ कॉफ़ी। So what is again happening? There were 6 things that you wanted, but you had to, and you were just compelled to make a choice between those 6 and 7 things, and you had to opt for any 1 or 2 things. Okay, so this is basically what is being told in the problem of scarcity, being told in the problem of choice. Okay, so एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बना रखा है, चॉइस नीड अकर। चॉइस की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कमी है, ड्यू टू स्केयर रिसोर्सेज। और स्केयर रिसोर्सेज, ये दोनों प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि हमारे पास जो यूज़ है किसी भी रिसोर्स का वो अनलिमिटेड, मतलब ऑल्टरनेटिव उसके यूजेस हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को मिल्क का बताया कि मिल्क के इतने यूजेस थे, तभी तो उसमें चॉइस क्रिएट करनी पड़ी, क्योंकि रिसोर्स तो बहुत कम था। ओके, सो आई थिंक सो अभी बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भी हमने इसको बोला है, ठीक है। तो अब चॉइस करने के लिए हमें डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास 6 to 7 नीड्स थी उस मिल्क से, लेकिन अब मैं उनमें से कौन सी चीज़ को सबसे पहले पिकअप करूं? क्या मैं सबसे पहले मिल्क का यूज़ करूं कि मेरी सबसे पहली नीड भी पूरी हो जाए और मिल्क भी कम ना पड़े? तो इस चीज़ करने के लिए हमें डिसीजन बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को नीचे एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे आप लोग ये भी समझ जाओगे, बट वो बाद में आएगा, तब तक के लिए इतने से समझ लो कि आपके 6 to 7 वांट्स थी और उस वांट में से आपने किसी 2 को चूज़ किया, तो उसको चूज़ करने के लिए आपको डिसीजन बनाना पड़ा। वैसे ही एक प्रोड्यूसर को भी डिसीजन बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर को भी कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन बनाना पड़ता है, ठीक। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, सो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब देख लेते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। When we are talking about a question, what to produce, we are talking with the 2 perspective. We are having 2 perspective. The first one is कि किस टाइप का गुड होना चाहिए, और जब हमने गुड डिसाइड कर लिया तो हमें पता करना है कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ओके। तो देख लेते हैं। गुड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक। कंज्यूमर गुड्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, ओके। जब हम ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो लंबी है, इट्स हैविंग अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वी नो कि उसकी लाइफ स्पैन छोटी है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। क्या, समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे कि बाय द वे एसी है, या कोई भी आपका काउच है, या कोई फर्नीचर है, आपने ख़रीदा, तो क्या उसे हर हफ्ते ख़रीदते रहोगे? क्या उसे हर दिन ख़रीदते रहोगे? हर महीने ख़रीदते रहोगे? नहीं, बिकॉज इट इज़ अ ड्यूरेबल थिंग। हो सकता हो बेसिकली 3 से 4 साल बाद वो ख़राब हो, उसमें कुछ डैमेज हो, तब आप ख़रीदोगे। बट अगर हम वहीं नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स तो बेसिकली एक से बहुत चला तो 5 दिन 4 दिन, उसकी ड्यूरेबिलिटी तो इतनी है, उसकी लाइफ स्पैन तो इतनी है।
So these are basically non-durable and the thing I told you before it was a durable one. एंड जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें आपके रॉ मटेरियल्स, आपकी मशीनरी, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि प्रोडक्शन की तरफ हेल्प करती हैं. ओके, सो बेसिकली जो एक प्रोड्यूसर है उसे पता करना होता है कि वो किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में से प्रोड्यूस करे. Now, after selecting a type of good and the quantity of good, the producer has a second question, how to produce. अब मैंने good तो decide कर लिया, but अब मैं उसको produce कैसे करूँ? And when we are talking about a question how to produce, we are talking with the perspective of selection of technique. We are actually seeing that which technique we have to use to produce our goods. ठीक है, तो अब हम बेसिकली यहाँ क्या देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करें. अब बेसिकली देयर आर टू टेक्निक्स, द लेबर इंसेंटिव एंड द कैपिटल इंसेंटिव. ओके, जब हम लेबर इंसेंटिव की बात कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी अगेन आई हैव शोन यू विद द ग्रेटर एंड द स्मॉलर साइन हियर, कि जब हम लेबर इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो जो इकोनॉमी अगर लेबर इंसेंटिव टेक्निक को फॉलो कर रही है, कोई प्रोड्यूसर अगर लेबर इंसेंटिव को फॉलो कर रहा है तो उसके पास लेबर की जो क्वांटिटी है, लेबर की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी कैपिटल की मात्रा से. कैपिटल का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो मशीनरी होती हैं, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेबर इंसेंटिव, यहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं, कैपिटल की नीड कम होती है. मतलब यहाँ पे मैन पावर जो है, एक जो ह्यूमन की जो पावर है उसका यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द मशीनरीज. ओके, दिस इज़ मोर डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द मैन काइंड. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैपिटल इंसेंटिव, जब हम कैपिटल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट है. यहाँ पे लेबर पे डिपेंड नहीं होगी इकोनॉमी या प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्रोड्यूसर या इकोनॉमी किस पे डिपेंड होगी, मशीनरी पे. यहाँ पे मशीन ज़्यादा होंगी, लेबर कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया है कि जो लेबर इंसेंटिव है वो इंडिया में अप्लाई होती है और कैपिटल इंसेंटिव हमारी यूएसए, इंग्लैंड और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई होती है. सो नाउ प्रोड्यूसर इज़ नोन टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड थिंग इज़ अबाउट फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूँ. So now when we are on to the question for whom to produce, we are basically talking about the selection of the category of the people, कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस करने वाला हूँ. ठीक, सो बेसिकली जब एक प्रोड्यूसर ये पता कर रहा होता है कि वो किसके लिए करे तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन या एक ही चीज़ उसके बारे में दिमाग में टंग 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 कर रही होती है, दैट इज़ हु पेज द बेस्ट पेइंग कैपेसिटी. कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट पेइंग कैपेसिटी देगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा पैसा देगा मुझे मेरे सामान के बदले, वो कौन देगा, वो रिच ही देगा. ठीक, तो तभी आप पता कर रहे होते हैं. बेसिकली यही होता है कि प्रोड्यूसर इज़ गोइंग टू डिसाइड बिटवीन द रिच पुअर, गोइंग टू डिसाइड बिटवीन कि कौन सी कंट्री में करे, किस टाइप के गुड्स बनाए, समर वाले कि ऐसे वाले. ठीक, ये सब चीज़ें तो अलग है, बट यहाँ बेसिकली वो कैटेगरी ऑफ पीपल देख रहा होता है कि रिच पीपल के लिए बनाए, पुअर पीपल के लिए बनाए. ठीक, इस चीज़ को देखते हुए सो दीज थ्री क्वेश्चंस डिफाइन करते हैं हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को. इन तीनों का सोल्यूशन अगर मिल जाता है प्रोड्यूसर को तो उसकी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. Okay, so with this we have completed our two topics, problem of scarcity, problem of choice. Moving on to the last and the third topic, that is opportunity cost. The cost of next best alternative foregone is known as opportunity cost. क्या बोला गया यहाँ पे कि वो next best alternative जो कि हमने foregone कर दिया उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नहीं समझ में आया, अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा. इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजिंग. ठीक, अब जरा इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये बोल क्या रहे हैं इतनी देर से. देखिए, सो बेसिकली अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि एक कोई पर्सन ए है, उसके पास 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. पहली जॉब अपॉर्चुनिटी उसे देती है 30,000, सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी उसे देती है 50,000 एंड थर्ड जॉब उसे देती है 80,000. सो यहाँ पे आपको खुद भी पता है और एक को ही पता है वो किस ऑप्शन के लिए जाएगा, थर्ड ऑप्शन के लिए. अब हमारे ऑप्शन ए ने थर्ड ऑप्शन चूज़ तो कर लिया. फिर वहाँ के बॉस और उसके दोस्त ने पूछा कि अगर तुम ये थर्ड ऑप्शन नहीं चूज़ करते तो तुम किस जॉब के लिए जाते, फॉर विच जॉब यू हैड बीन गोइंग ऑफ. ओके, किस जॉब के लिए तुम जा रहे होते.
तो वो बोलता है आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर द सेकेंड जॉब ऑप्शन, दैट इज़ 50,000. So now, as I've highlighted with the yellow marker, that what is going to be the opportunity cost, कि उसने अपनी 80,000 की जॉब पाने के लिए कौन सा ऑप्शन छोड़ा था, 50,000 वाला. और ये जो 50,000 है ये क्या है, यही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. आप जरा डेफिनेशन को फिर से देख लो. The cost of next best alternative foregone is known as the opportunity cost. इससे नहीं समझना, इससे देख लो. The cost of other alternative when one alternative is chosen. अब यहाँ पे other क्या है, हमारी सेकेंड जॉब थी जो हमें 50,000 दे रही थी, और यहाँ पे कौन सा ऑल्टरनेटिव जो हमने प्रेजेंट में चूज़ किया था वो कौन सा था, थर्ड ऑप्शन जो हमें 80,000 दे रही थी. अब समझ में आ गया. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी थी इन दोनों में से, वो जॉब जो हमने छोड़ी थी अपनी थर्ड जॉब पाने के लिए. ठीक है. सो बेसिकली विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर्स 2. ओके, इसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अ वेरी बिग थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, एंड आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं. एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. ओके, सो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया वीडियो को. अब एक छोटा सा काम आपको पता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक द वीडियो, and if you haven't subscribed to the channel then definitely subscribe to it and share it with your colleagues, share it with your friends who need this. Okay, and till then keep smiling, keep learning, take care of yourself, and if you have any doubt write down below in the comment section. Bye bye, take care.